त्रिशा के इंसल्ट करती है पिछले चैप्टर में, और त्रिशा की इंसल्ट करने के बाद वह दिवाकर का सबके सामने लाती है और दीप्ति से उसे सजा देने को कहते हैं। अब आगे इमोजी देना। मुझे इमोजी वाले कमेंट पढ़ने में बड़ा मजा आता है, फिर मैं लिखने का भी कहानी इंटरेस्ट आता है। दिवाकर के बालों को छोड़ने के बाद आर खड़ी हो जाती और सामने अपने बॉडीगार्ड जो इतना हैंडसम था उसे देखते हुए बोलती है कि इसके अंदर कुछ ज्यादा ही गर्मी है, जब देखो जब तूफान करने लगती है तो जरा इस गर्मी को ज्वाला बनाने का सामान तो लिया, कुछ ज्यादा ही एनर्जी और सेटिस्फेक्शन इन्हें चाहिए होता है ना, तो इनके लिए भी वैसे ही कुछ ट्रीटमेंट होना चाहिए। अगर इनके हिसाब से ही इनका ट्रीटमेंट तो होना चाहिए, वरना नाइंसाफी ही होगी ना सबके साथ। और यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट हैं जिनकी लिस्ट में मैंने नाम दिए थे उन्हें यहाँ से लेकर जाओ। बॉडीगार्ड को हम अस्मित बुलाएंगे। अस्मित अपनी मैं के बात मानते हुए सामने खड़े स्टूडेंट को बड़े से स्क्रीन की तरफ इशारा करते हुए कहता है, जितने भी लोगों का नाम उसे स्क्रीन पर वह सब मेरे साथ चले। अब सारे स्टूडेंट में से सिर्फ कुछ स्टूडेंट बच्चे थे, उन वीडियो में से कुछ स्टूडेंट हैं जो बहुत ज्यादा अमीर और कुछ गरीब थे, और बाकी सब जो के नाम उसे स्क्रीन पर थे उन सबको अस्मित अपने साथ ले गया। नैना गुस्से से सामने आते हुए अरे के सामने खड़े होते चिल्लाते, बोल क्या कर रही हो, क्यों सबकी बर्बाद कर रही हो, क्या यह तमाशा लगा रखा है, तुमने क्या साबित करना चाहते, खुद को महान बताना चाहती हो, बाकी बच्चों को क्यों भेजा और हमें यहाँ क्यों खड़ा कर रखा है। आर्य अपनी आईब्रो, उसका क्या कहते तुम्हें ऐसा क्यों लगता है मुझे महान साबित करना, तो यहाँ पर यह सब नहीं हो रहा था बल्कि कुछ और करती, और मुझे किसी के सामने महान साबित होने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वह काम तुम्हारा है तो तुम्हें सूट करता है, और मैं उन बच्चों को भेजो जिनको मेडिकल प्रॉब्लम है, क्योंकि जो यहाँ होगा वह उनके लिए अच्छा नहीं होगा। तुमने अपना मुंह बंद नहीं किया तो अगला नंबर तुम्हारा होगा। नैना गुस्से से बोली, तुम मुझे डरा रही धमका रही हो, वह भी मेरे भाई के सामने, देखना तुम्हारा भी क्या हाल करेंगे, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो मुझे धमकाने की। अरे छोड़ते हुए बोलिए, क्या भाई भाई लगा रखा है पुराण, क्यों तुम कोई छोटा बच्चे जो भाई का सहारा लेकर आ जाती हो, बच्चों की तरह शिकायत करना खुद का दाम नहीं है, तो आइंदा से किसी सामने वाले अपनी हैसियत देखकर पंगा लेना, वरना सामने वाले को तो दिल टूट जाएगा कि किसी बड़े से पंगा लिया, किसी दूध पीती बच्चे से किसी से हारने के बाद जाती है, बड़ों का सहारा लेकर है तो भाई यहाँ पापा की जरूरत पड़ती है, पापा की पारी को सॉरी, तुम तो पापा की परी थोड़ी भाई चमची हो। नैना गुस्से से चिल्लाते, बोल तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे भाई की चमची करने में, कोई भाई की चमची नहीं हूँ। हंसते हुए कहती है, अच्छा तुम्हें तो अपनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं होगी ना, मेरे भाई ने तुम्हें छोड़ दिया इसलिए तो वैसा कर रही हो, क्योंकि तुम्हारी जगह त्रिशा को अपनाया, उसका साइड लेते हैं। आर्य हंसते हुए, बाली कचरा को कभी कोई मुंह लगत है, मैं तुम्हें कैसी दिखती हूँ। नैना कंफ्यूजन बोलते, कचरा कौन सा कचरा। आर्य मृत्युंजय की तरफ इशारा करते हुए कि तुम्हारा भाई कचरा। नैना गुस्से से बोल, तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे भाई को कचरा कहने की। जब कोई इंसान डस्टबिन में मुंह मारेगा तो वह कचरा ही होगा ना, एक्सप्लेनेशन में कहा जाए तो तुम्हारी दोस्त मतलब वह त्रिशा, वह वही डस्टबिन, और तुम्हारा भाई उसके मुंह मारता रहता में आगे पीछे उसके साथ ही घूमता रहता हुआ ना, कचरा, और कचरा को हमेशा डस्टबिन ही पसंद आता है। मैं यह सुनते ही रुद्र की हंसी छूट जाती है। आदित्य और शिवांश घूमते हुए भी आर्य को देख रहे थे। कोई मृत्युंजय आर्य को गुस्से से अपनी जलती हुई आंखों से देख रहा था। कृतन थोड़ा सा मृत्युंजय के पास जाकर बोलते हैं, देखो उसे भी पता चल गया तुम्हें कचरा हो। मृत्युंजय गुस्से से उसे देखकर बोलना है, जस्ट शट अप, यह तुम्हारा मैटर है, दूर रहो मुझसे और उससे। आर्य को देखकर मृत्युंजय की तरफ देखते हो बोलते, तुम्हारे से मामले में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, मगर हाँ उसके मामलों में बड़ा इंटरेस्ट है, और उसके एटीट्यूड को देखकर तो लगता है उसकी जोड़ी तुम्हारे से ज्यादा मेरे साथ अच्छी लगी, कोहिनूर कभी कचरा के साथ जच्चा थोड़ी है। वही प्रधान की बातों को सुन मृत्युंजय गुस्से से घूमते हुए कहते, हिम्मत भी बंद करना वरना तुम्हें बर्बाद करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। प्रधान एटीट्यूड से बोलते हैं, जो मुझे बर्बाद कर दे वह खुद प्रधान ओबेरॉय है, यह उसकी आर्य की तरफ इशारा करके उसकी जान। मृत्युंजय गुस्से से इस बार मिस्टर ओबेरॉय कलर पड़ते हुए कहते, खबरदार जो उसे अपनी जान कहने की कोशिश की, क्योंकि वह तुम्हारी जान नहीं, अगर उसे जान कहने की कोशिश की तो तुम्हारी है जान तुम्हारे पास नहीं रहेगी। कृतन ने अपनी दांत पीसते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत नहीं जो कीर्तन सिंह की जान भी ले सके, और रही बात मेरी जान की तो वह किसी भी कीमत पर मेरी है, जो चीज मेरी होती है वह हासिल करना करधन की आदत है, और उसे कोई भी उसे छीन नहीं सकता। और रही बात उसकी, तो तुमसे अब प्यार तो नहीं करती, नहीं तुम्हारे पास आएगी और ना मैं आने दूंगा। बहुत जल्द तुम उसे श्रीमती कृतन सिंह बनते देखोगे अपने आंखों के सामने, और तुम कुछ कर भी नहीं पाओगे, जस्ट वेट एंड वॉच। कृतन की बातों को सुन मृत्युंजय गुस्से से बोला, वह तुम्हारी आखिरी दिन होगा जिस दिन तुमने मेरी स्वीटहार्ट को अपना बनाने की कोशिश की, वह सिर्फ मेरी है और मेरी रहेगी, उसकी परछाई उसके हर अक्ष पर मेरा ही नाम होगा। वह तो वक्त ही बताएगा मिस्टर शेरगिल की वह तुम्हारी स्वीटहार्ट बनेगी कि मेरी जान मैसेज ओबेरॉय। मैं आर्य की नजर अचानक से उन दोनों पर पड़ी तो वह मुंह बनाकर उन दोनों की तरफ देखते हुए, अगर तुम दोनों का रोमांस हो गया है तो थोड़ा दूर होकर खड़े हो जाओ, यह प्राइवेट प्लेस नहीं तुम दोनों का पब्लिक प्लेस है, और तुम्हारा यह रोमांस देखना का कोई भी किसी का मूड नहीं होगा। आर्य की बातों को सुनने के बाद मृत्युंजय कृतदान का कॉलर छोड़कर दूर खड़ा हो जाता है। मैं प्रधान मृत्युंजय की हरकत से गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसके वजह से उसकी जान ने उसे ऐसा समझा, असम के सामने इतना मजाक बना उसका मृत्युंजय की वजह से। आर्य की तरफ देखते एक वार्निंग लुक देते हुए प्रधान कहते, इसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी, वह भी थोड़ी देर में। तभी वहां पर प्रधान का असिस्टेंट पंकज जा जाता है, उसके हाथ में फूलों का गुलदस्ता और नेकलेस होता है। कृतन की तरफ बढ़ते कहते हैं, सर आपने जो बोला था वह मैं ले आया। कृतन की नजर तो सिर्फ आर्य पर थी, अब आगे की तरफ देखते हुए पंकज को बोलना है कि यह जाकर इशारा करते हुए आर्य की तरफ देखते हुए कहता है, उन्हें दे दो रिस्पेक्ट के साथ में, अंजाम अच्छा नहीं होगा क्योंकि वह तुम्हारी होने वाली मैडम है। वही यह बात मृत्युंजय भी सुन लेता और उसके हाथों की मुट्ठी गुस्से से बना जाते और कहते हैं, तुम मेरी स्वीटहार्ट को इंप्रेस करोगे। वही कुछ सोचते हैं मृत्युंजय डेविल स्माइल करता है और पंकज को देखते हैं, जो आर्या की तरफ जाने वाला था कि मृत्युंजय अपना पर बीच में अदा देता है पंकज के रास्ते में, जिससे पंकज अपना बैलेंस संभाल नहीं पाता, पंकज गिफ्ट को सामान लेकर चक्कर में कुछ इस तरह से गिरता है आर्य के सामने। कृतन और मृत्युंजय की गुस्से से मुठ्ठियां कर जाते और वही सबका मुंह खुला का खुला रह जाता है। वही नील अनिल से कहता है, क्या जिगर है इसमें यार, जो सीधा जाकर हिम्मत कर दी लड़की को प्रपोज करने की। नींद नहीं है इसलिए क्या था, क्योंकि आर्य के सामने पंकज अपने एक घुटनों के बाल बैठकर एक हाथ में रेड रोज लेकर दूसरे हाथ में नेकलेस पड़े शौक होकर बैठा हुआ था। पंकज अपनी शौक से उभरा ही नहीं था कि आर्य ने उसे दूसरा शौक दे दिया। आर्य खुश होते बोली है, तुम कितनी क्यूट हो, वैसे तुमने प्रपोज कितनी क्यूट अंदाज में, क्या सबके सामने मुझे, इसलिए तुम्हारा प्रपोज में एक्सेप्ट कर रही हूँ। माही आर्य जानते थे कीर्तन का असिस्टेंट है जो कि प्रधान के खाने पर गिफ्ट लाया है, क्योंकि आर्य के पास पहले शक्ति यही आई थी कि वह दूर से कुछ भी सुन सकती थी, वही कृतन और पंकज की बातें उसने सुन ली थी। पंकज अपने होश में आते जल्दी से हर बढ़ाते हुए बोला, नहीं नहीं आप जैसा समझा रहे वैसा कुछ नहीं है, क्योंकि उसे डरता अगर उसके बसस ने यह सब देखा था उसे बहुत बुरी सजा देगा, क्योंकि पंकज इन 2 दिनों में प्रधान का पागल देख चुका था आर्य के लिए। आर्या पंकज को और बढ़ता देख हंसी आ रही थी, कैसे वह उसके मजाक से विचरे की मरने की हालत जैसी हो गई है। आर्या अपने हंसी को कंट्रोल करते हुए क्यूट से फेस बनाकर बोली, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, मैं तुम पर गुस्सा नहीं करूंगी, तुम तो बहुत क्यूट, आकर तुमने मुझे प्रपोज किया तो मैं तुम्हारा इतना क्यूट प्रपोजल कैसे रिजेक्ट कर सकती हूँ। वही कृधन और मृत्युंजय जैसे ही आर्या की बातों को सुनते हैं तो गुस्से से आर्य की तरफ जाते दोनों एक साथ, मगर कुछ दूरी जाने पर दोनों के साथ कुछ ऐसा होता है कि सभी के होश उड़ जाते हैं फिर से यह नजारा देखकर।
आर्या की तरफ जाते वक्त कृतधन और मृत्युंजय आपस में टकरा जाता है, जिससे कीर्तन मृत्युंजय को बचाने के लिए उसको कमर से पकड़ लेता, जिससे दोनों एक रोमांटिक कपल पोज में आ जाते हैं। तभी रुद्र अपने फोन में गाना चला देता है, जब से तेरे नैना मेरे नैनों से लगी रे तब से दीवाना हुआ। मैं दोनों अभी भी दूसरे में कोई हुए थे। तभी उन दोनों के कान में आर्या की आवाज आती है, जिससे वह सब सकपाका जाते हैं। वहीं कृतधन मृत्युंजय को छोड़ देता है, जिससे वो जमीन पर गिर जाता है, क्योंकि आर्य ने उन दोनों से कहते हैं कि क्या रोमांटिक पोज अगर इतना ही रोमांस से रहा है तो घर जाकर कीजिए, कम से कम एक कर दो बच्चे हो जाएंगे। अब दोनों के और दुनिया के लिए भी एक मैसेज मिल जाएगा कि प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, जो डरते हो प्यार करते नहीं। तब आर्या की नजर त्रिशा पर जाती है, जो कि सदमे से मुंह खोल सामने देख रही थी। आर्य त्रिशा के पास जाकर उसे दिलासा देते हुए कहते, चिंता मत करो, होता है सामने वाला जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। मुझे पता है तुम्हारे दिल के अरमान सारे आंसू में बह गए। आखिर इसके सपने देखे वह तो वह निकला जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी, शायद तुमने भी नहीं। तभी तो सोचूं मेरे जैसी क्यूट और ब्यूटीफुल लड़की को छोड़कर तुम्हारे पास क्यों जाते। अब समझ में आए, यह तो तुम्हारे पास क्या, यह तो किसी और टाइप करने के लिए। इन्हें तो तोता मैं वाली थोड़ी प्यार पसंद आई ना, परिणीता जॉनी और जैकी वाली लव स्टोरी पसंद है। तभी तो देखो कैसे मिल रहे हैं जब से आए हैं। मृत्युंजय नीचे से उठने हुए आर्य पर गुस्सा करते हुए कहते, जस्ट शट अप आर्या, क्या बकवास करूं इतनी देर से, कौन ऐसे पागल वाली हरकतें तुम्हारे दिमाग में भरता है। अरे मृत्युंजय को दिलासा देने की आवाज में बोली, मैं जानती हूँ आपके सच को दुनिया वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तभी आपको इतना गुस्सा आ रहा है, क्योंकि दुनिया वाले सृष्टि को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तभी आप इतना गुस्सा। और कोई बात नहीं, मगर मैं हूँ ना, हम सब आपका शादी, आप दोनों की शादी करवाएंगे, चिंता मत कीजिए। वैसे भी विदेश में तू ही तो आम बात है, इंडिया में भी हो जाएगी तो लोगों के लिए मिसाल हो जाएगी। आखिर आप इतने बड़े बिजनेसमैन ने, आप ऐसा करोगे तो सबको हिम्मत मिलेगी, फिर इंडिया में कानून लागू हो जाएगा तो कितना अच्छा होगा ना, हमारा देश भी सब में आगे हो जाएगा। फ्रेंड्स, आज के चैप्टर के लिखे कमेंट शेयर जरूर करना, और रेटिंग कम होती जा रही, साथ साथ व्यूज भी और कमेंट भी इतनी कम रहे हैं तो स्टोरी लिखने और डालने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि काम भी उसकी वजह से स्टोरी बंद हो जाएगी। तो स्टोरी को सपोर्ट कीजिए। अगर तुमने अपना मुंह बंद नहीं किया तो आर्य तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, तुम्हारे लिए महंगा ना पड़ जाए। आर्या मुंह बनाते हुए मृत्युंजय से बोली, सस्ती चीज आर्या जायसवाल को पसंद भी नहीं। वैसे भी मैं तुम्हारी मदद कर नहीं थी तो सीधा बोलो, वैसे भी इतना फालतू समय नहीं जो तुम पर वेस्ट करो, वैसे भी पहले ही बहुत बेस्ट मटेरियल पर समय वेस्ट हो चुका है। मृत्युंजय गुस्से से बोला, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। आर्य मुंह बनाकर मृत्युंजय का जवाब देते हुए बोली, खाने का क्या मतलब है, अगर इतनी समय किसी और पर वेस्ट किया था अभी तक तो मेरे साथ 8 बॉयफ्रेंड बना जाते, पता नहीं खुद को तुम क्या तीज मार खान समझते हो। हमें आने के बटनों को सुनकर कृतधन मृत्युंजय को गुस्सा आ रहा था कि कैसे वो किसी और के बारे में सोच सकती है। मृत्युंजय आर्य अपने गुस्से से चिल्लाते हो बोला, यह तुम बोल रही हो कि हमारी भी सगाई टूटी नहीं है। नहीं, मैं तोड़ूंगा, बहुत शौक है ना आजादी का, वही छीनूंगा और दूसरे लड़कों के करीब जाने का, बहुत जल्द अपने साथ रिश्ते में बंधक दूंगा, एक ऐसी बिल्डिंग में कि किसी रिश्ते में जाने लायक ना। आर्य मुंह बनाकर बोली, मैं कोई बकरी नहीं जो तुम मुझे बंद लोग, मैं रहसवाल, और तुम बोल रहे हो तुम नहीं कहा था मेरे बर्थडे वाले दिन की तुम्हें कुछ चाहिए तो मैंने वह दिया, भूल गई, अपनी शर्त भूल गए तो याद दिलाते हुए, ऐसी उम्र भी तो हो गई है, इतनी उम्र में तो भूलना लाजमी, आखिर उम्र का तज्जा जो है। तुमने कहा था कि रिश्ते से तुम्हें मैं आजाद कर दूं तो मैं कर दिया, अब इस रिश्ते में ना आना मेरी मर्जी है, और अब चाहे तुम कितने भी जोर लगा लो यह रिश्ता तो नहीं होगा, मेरे रहते हुए तो मेरे को नहीं, किसी कीमत पर भी नहीं। आर्य ने यह सब एक साथ में गुस्से से बोला मृत्युंजय का घूरते हुए। मृत्युंजय हंसते हुए बोला, तुम यह बोल रही हो जो मृत्युंजय शेरगिल जो चाहता है वही होता है। आर्या ने अपने बालों को झांकते हुए कहा था, फिर तुम्हारी गलती है, क्योंकि तुम्हें तुम्हारी टक्कर का कोई मिला नहीं, अब तो मैं तुम्हारी टक्कर की आर्य मिलेगी, जो तुम्हें हरना भी सिखाएगा और तुम्हारे गुरु को भी तोड़ेगी, जो तुम चाहते हो तुम्हें मिला है ना, अब वह नहीं मिलेगा। मृत्युंजय बोल रही है तो वक्त ही बताएगा। आर्य हंसते हुए बोली, वक्त, यह शब्द कितना अच्छा है ना, वक्त भूल रहे हो मृत्युंजय, शेरगिल किसी का नहीं होता है, देखो पहले जहां मैं थी आज तुम हो, जहां तुम थे वहां मैं हूं, यह वक्त का ही तो खेल है। हम पहले वाली आर्य नहीं जो तुम्हारे इशारों पर नाचो, अब वहां पहले वाली आर्य नहीं जो तुम्हारे इशारों पर नाचो, अब वह आर्य रहे हो लोगों को अपने इशारों नाचा सकती हूँ। फिर मृत्युंजय को कृतधन की तरफ इशारा करते हुए बोली, वैसे भी आपके पास आपकी है नई गर्लफ्रेंड, योर बॉयफ्रेंड जो ऑलरेडी है, तो इसी के साथ जो करना करो, वैसे भी मेरा टेस्ट इतना बेकार नहीं जो एक बार इस्तेमाल कीजिए दोबारा इस्तेमाल करो। कृतधन को गुस्सा आ रहा था अपना नाम बार बार मृत्युंजय के साथ जोड़ने पर, वह भी इस तरीके से कोई कपल की तरह। वही हाल मृत्युंजय का भी था, वह गुस्से से अपने बालों को नाचते हुए कहते हैं, खाने में क्या खास फस खाती हो जो तुम्हें एक बार मेरी बात समझ में नहीं आती। आर्या आगे कुछ बोलती, अभी कोई आकर उसे किस करने लगता है, वह आर्या 2 इस क्रिया से ही फ्रिज हो चुकी थी। वही हाल सभी स्टूडेंट का था, आज तो उन्हें एक के बाद एक झटके लगा रहे थे, उनका तो ऐसा हाल हो गया था, लगा रहा था उन्हें आज ही पागल खाने में एडमिट कर दिया जाएगा, क्योंकि इतने झटका तो किसी को शॉर्ट ट्रीटमेंट में भी नहीं दिया जाता होगा पागल खाने में, जितने आज इन स्टूडेंट को मिल रहे थे। वही मुंबई के एयरपोर्ट पर मोना इस वक्त प्लेन में बैठ चुकी थी, उसका दिल थोड़ा घबरा भरा रहा था कि वह कैसे अभिमन्यु से मिलेगी। अभिमन्यु मल्होत्रा आर्य का सबसे बड़ा भाई, उम्र 30 साल, एक बिजनेसमैन, म्यूजिक इंडस्ट्रीज में इनको अपना है, एक म्यूजिक इंडस्ट्री में कंपनी जो इन्होंने खुद के बलबूते पर खड़ा किया है। ऐसे करते करते कुछ समय भी जाता है और ऑस्ट्रेलिया के एयरपोर्ट से निकाल बाहर आती है। वही मोना एयरपोर्ट से बाहर निकालने पर अपनी बहन को फोन लगाती है, मगर उसकी बहन उसके फोन को रिसीव नहीं कर रही होती, जिससे मोना समझ जाती है वह जानबूझकर कर रही है। तुम होना अभिमन्यु के असिस्टेंट को कॉल लगाती है। थोड़ी देर फोन रिंग होने के बाद धीरज जो कि अभिमन्यु का असिस्टेंट तो कॉल उठाता है और रिस्पेक्ट से बोलना है, हेलो मैम। मोना गुस्से से थोड़े बोलते, मैं आपको कितनी बार कहा है कि मुझे मैम नाम बोले, आप मुझे मेरे नाम से बुलाए। धीरज सॉरी बोलते, सॉरी मैम। मोना थोड़ा गुस्से से बोलते हैं, मैं भी आज आपको बोलूंगी सॉरी सर भाई की जगह। वही धीरज समझ आता है मोना गुस्से में उसके मैम बोलने से। धीरज प्यार से बोलो गुड़िया क्या काम है। इस बार मोना खुश होते बोलने, भाई आपके बॉस का है। धीरज एक बार सामने देखा है, फिर एक गहरी सांस लेकर बोलना है, क्लब में क्लाइंट के साथ मीटिंग कर रहे हैं, उन्होंने अभी बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली है, बैक टू बैक 3-4 मीटिंग कर लिया, अब तक उन्होंने एक बार भी रेस्ट नहीं लिया है, डॉक्टर ने उन्हें रेस्ट करने को कहा है, फिर भी मन नहीं रहे मेरी बात। मोनो फिक्र करते हुए बोले, भाई क्या हुआ, डॉक्टर ने उन्हें रेस्ट करने को क्यों बोला है, भाई मुझे उनकी चिंता और जो भी है सच बताना। धीरज शांति से बोलते, तुम पहले शांत हो जाओ, ध्यान से मेरी बात सुनो, जब से तुम उन्हें छोड़कर गई हो तब से उन्होंने कम में खुद को बिजी कर लिया है, और अल्कोहल और सिगरेट ज्यादा पीने से उनकी तबीयत खराब, बुरे ऊपर से रेस्ट ना करना उनकी तबीयत पर असर डालती, मगर वह किसी की बात मान कहां रे, खाली काम 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 में बिजी रहते हैं। मोना धीरज से कहते, आपने मुझे क्यों नहीं बताया। मोना की बात सुन के धीरज थोड़ा गुस्से से कहता है, बॉस ने माना किया था तुम्हारी वजह से, तुम्हें क्या जरूरत थी उन्हें छोड़कर जाने की, ऊपर से तुम्हारी बहन जब देखो जब बहुत से चिपकने के बहाने ढूंढती रहती है, मुझे पता है तुम्हें अपनी बहन के बारे में सुनकर बड़ा लगेगा, मगर वह जैसी है ना तो मैं उसके लिए सब करना नहीं चाहिए, वह अपना फायदा देखते जिस दिन उसका फायदा निकाल गया ना तुम्हें भी दूर में पड़ी मुखी की तरह निकाल कर फेंक देगी। मोना रोटी हुए कहते हैं, मुझे पता है यह सब मेरी गलती है, मेरी वजह से उनके साथ यह हो रहा है, मैं सब ठीक कर दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। धीरज गिल्ट फील करते हुए कहता है, सॉरी मेरा वह मतलब नहीं था और तुम आराम करो और अपना ख्याल रखना, बोस को मैं संभाल लूंगा।
मोना अजीब सा मुंह बनाते हुए, आराम करो, एयरपोर्ट पर ही सो जाओ। धीरज, क्यों? घर पर क्या होता है? तुम एयरपोर्ट पर सोगी। आपको तो अपनी बहन की फिक्र है, नहीं हालचाल पूछ लो इसलिए मैं ही आ गई। आपको तो अपनी बहन की फिक्र है, नहीं हालचाल पूछ लो इसलिए मैं ही आ गई। आपको और आपके बॉस का हालचाल पूछने ऑस्ट्रेलिया। अभी मैं एयरपोर्ट पर खड़ी हूँ। धीरज थोड़ा गुस्सा, थोड़ा खुश, थोड़ा फिक्र करते हुए कहता है, तुम अगर तुमने बताया नहीं किसी को भी। मोना मुंह बनाते हुए कहती है, बाद में दांत लेना भी मुझे किसी को लेने भेजो, आपको तो मेरी फिक्र है ही नहीं। और वैसे मैं खुद नहीं आई, आर्या ने मुझे यहाँ भेजो है। उसने मेरी फ्लाइट की टिकट निकलवाई थी, मुझे पता है भी नहीं। जब मुझे सुबह से कॉलेज छोड़ने गई थी तब उसे बताया और मुझे समझाया तो मैं समझा गई। और आपको पता है आर्या बादल चुके हो त्रिशा और उसकी मौसी को कैसा सबक सिखाया अपने बर्थडे पार्टी वाले दिन। धीरज थोड़ा शौक होते, क्या तुम्हें यहाँ पर छोटी मिस ने भेजा? वह बदल चुकी है, मतलब अब सब ठीक हो जाएगा, सब पहले जैसे कर देंगे। वह पहले कितनी जीती है, मगर इस मृत्युंजय शेर दिल की वजह से उन्होंने अपनी हालत कैसे कर ली? उनकी वजह से ही अपने फैमिली से दूर हुई। कैस्टर पर अपने भाइयों से जितनी वह इतना प्यार करती थी, और वह भी तो अपने भाइयों की जान थी। अच्छा हुआ अब अपने ऊपर, अपने फैमिली के ऊपर ध्यान दे रही है। मुन्ना गुस्सा करते हुए बोली, अब मैं आपको बाद में कहानी सुनाऊंगी, मुझे लेने को भेजो, और नहीं तो मुझे एड्रेस भेजो। क्लब में आप और आपके बॉस मीटिंग करने गए हैं। धीरज बोल, नहीं, इस क्लब में आने की जरूरत नहीं, अगर तुम आए तो बहुत गुस्सा करेंगे, यह ठीक जगह नहीं है तुम्हारे लिए। मोना शक करते हो, तेरी मेरे लिए ठीक जगह नहीं है, तो आप दोनों वहाँ क्या कर रहे हो? सच्ची बताओ, अब ऐसा कौन से क्लब गए हो? मोना ताजा सवाल सुनकर धीरज थोड़ा हर बजे फिर कर रहा है, नहीं हम कोई से क्लब नहीं, यहाँ पर मीटिंग हमारी होने वाली है, थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। मैं होटल का नाम और नंबर मैसेज करो जिसमें बस तेरे तुम ही पहुंच जाना। मुन्ना बोली, ठीक है, मगर माना ने जैसे ही फोन काटा धीरज ने उधर से गहरी सांस ली। इधर मोना ने अपना लैपटॉप निकला, धीरज का नंबर डालकर उसके लोकेशन को ट्रैक करने लगा। कुछ ही देर में उसके हाथ में नीरज की लोकेशन आ गई। मोना एक बेस्ट हैकर करती जो कि लोकेशन हैक करने में माहिर, यह ट्रिक आर्या सिखाई थी मोना को। लोकेशन देखना के बाद खुश होते हुए आर्य को दुआएं दे रही थी, आखिर इसी की ट्रिक की वजह से जो आज अभिमन्यु की लोकेशन मिली। वहीं दूसरी तरफ क्लब में, वहीं दूसरी तरफ धीरज के कॉल रखते ही वह जब पीछे पलटा तो उसे एक लड़की गुस्से से घूमते उसे अच्छी तो धीरज आईब्रो उसका के बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो उसे लड़की में गुस्से से बोला, आपने उसे अभिमन्यु के होटल का नाम और नंबर क्यों दिया? किसे पूछ दिया? धीरज आईब्रो उसका के बोला, किस पूछू कर देना चाहिए था तुमसे, और तुम होती कौन है पूछने वाली? यह मत बोलो तुम कि तुम बस की एक साथ काम करने वाली मामूली एम्प्लॉय रहो, और उनके मामलों में और उनके लोगों से दूर रहना सीखो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वह लड़की सामने जो खड़ी थी वह गुस्से से बोले, तुम मुझे नहीं बताओगे मुझे क्या करना चाहिए? अरे तुम बोलो मत, अपनी औकात, तुम एक खाली मामले असिस्टेंट हो और मैं अभिमन्यु की गर्लफ्रेंड हूँ। धीरज हंसते हुए बोला, मेरा काम तो जो है वह मुझे पता है, मगर तुम मुझे मत बोलो जो तुम हो ना वह टोपी गई हो बनी नहीं हो करने से, और वह भी बहुत जल्द है जाओगी, क्योंकि इस जगह जो हकदार है वह चुकी है। तुमसे अपना हक लेने तो संभल के रहना उससे इस बार। जी हाँ, यह कोई और नहीं, सासा मोना की छोटी सिस्टर, जो कि दिखने में ही छोटी मगर इसके कारनामे बड़े बड़े को फेल कर रखें। धीरज के जाते ही शासन गुस्से से बोले, नहीं नहीं इस बात, धीरज के जाते ही शासन गुस्से से बोले, नहीं नहीं इस बात तुमको मैं किसी भी हालत में अपनी जिंदगी में नहीं आने दूंगी, और ना ही अभिमन्यु के। अभिमन्यु सिर्फ मेरा है और आज हम इन दोनों एक होकर रहेंगे। तुम इस बार हमारे बीच में नहीं आ सकती, तुम्हें हटाना ही होगा किसी भी कीमत पर। मिया डियर एल्डर सिस्टर मोना। सासा किसी को कॉल करते दूसरे तरफ से कोई कॉल उठाता है तो सासा रोटी हुए, क्या थे दादाजी वापस आ गए उनकी जिंदगी में, मुझे मेरा अभिमन्यु छीन लेगी, प्लीज कुछ कीजिए, उन्हें मेरे रास्ते से हटाइए वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। इतना कहकर वह कॉल कट देती है और फिर हंसते हुए एविल स्माइल करती है और खुद से कहती है, अब देखो तुम्हारा क्या हाल होगा माना डार्लिंग। कोई मोना के दादाजी वहां पर गुस्से से कहते हैं, यह मोना अपनी हरकतों से बात नहीं आएगी, कुछ करना होगा इसका, मेरी बच्ची का फिर से दिल दुखद ले जा रही है। लाइक कमेंट शेयर रिव्यू देना जरूर। रीबर्थ डार्लिंग स्टूडेंट मयूरी https www.pocketnovel.com novel 50D 8F7661411FD 1256 DVD 0700B088 BCF 586874। यह कहानी अथर्व और मयूरी। ऑथर पैसे से तो बिजनेसमैन था, मगर उसकी हॉबी लोगों को पढ़ाई और स्टडी में था, जिस वजह से 28 साल की उम्र में एक फेमस प्रोफेसर बन जाता है। जितना फेमस था उतना ही वह रोड एरोगेंट और खड़ूस था, मगर उसके इसी रूट का उसे नेचर पर हर कोई दीवाना था। उसमें से ही एक थी हमारी मयूरी, जो 19 साल की कॉलेज स्टूडेंट थे। फर्स्ट ईयर में आते ही जब उसकी मुलाकात अथर्व से होती है तब उसके पीछे पागल हो जाती है प्यार में, मगर वह इस बात को समझ नहीं पाती। जब उसे समझा में आता है, वह पूरे कॉलेज के सामने अथर्व को प्रपोज कर दिया, मगर उसे गुस्से से भला बुरा कहता है, मगर तब भी मयूरी हार नहीं मानती। अर्थ को अपने प्यार का एहसास नहीं दिलाने के लिए बहुत कुछ करती है। जब उसे पता चलता कि प्रोफेसर दीक्षा से प्यार करता है तब भी हार नहीं मानती मयूरी। प्रोफेसर दीक्षा जितनी मासूम थी उतनी चालक लोमड़ी, हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर खुद को हर्ट करके इल्जाम मयूरी पर लगा देती थी। अथर्व मयूर के परिवार से बदला लेने के लिए उसके ऊपर एक गंदा इल्जाम लगाकर उसे रिस्ट्रिक्टेड करवा देता है, जिसकी वजह से मयूरी उदास और डिप्रेशन में रहने लगती है। इसी डिप्रेशन में आकर मयूर सुसाइड कर लेती है। सुसाइड करने से पहले उसे अथर्व और अपनी फैमिली के दुश्मन के बारे में पता चलता है। तब उसे पता चलता है अथर्व ने उसे बदला लेने के लिए सब किया, मगर सुसाइड करने से पहले अथर्व का प्यार पाने के लिए मयूर ने एक रास्ता अपनाया जिसके लिए वह पछताने के अलावा कोई अलावा, जिसकी वजह से खुद की नजरों में गिर चुकी थी। अभी मयूर को मिलता है दूसरा मौका अपनी लाइफ को सुधारने का, जिसमें होता है उसके दिन जन्मदिन अथर्व को प्रपोज किया था। उसके अगले दिन जब वह उठती है तब उसे याद आता है कि कैसे उसने अथर्व को प्रपोज किया था और उसके कई दिनों तक उसके पीछे रहे, मगर कैसे उसका बार बार प्यार रिजेक्ट किया, जिसकी वजह से वह सीढ़ियों से गिरी और आज हॉस्पिटल में थी। क्या मयूरी का दूसरा जन्म उसे बचा पाएगा? अथर्व के बदले से यह मयूरी करेगी अथर्व को एक नए तरीके वार अपने प्यार के बदले के लिए। आर्या अपने सामने खड़ा इंसान के मस्कुलर बॉडी को दो धक्का देने की कोशिश करते, मगर सामने वाला इंसान टच से मस नहीं होता, वह बल्कि और फोर्स के साथ आर्य को किस करने लगता है। आर्य जब दिखते सामने वाले इंसान उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है तो वह अपने दिमाग का उसे करते हो अपने दांत के नीचे उसे लोअर लिप को रखकर बाइट कर देती है उसको। सामने वाला इंसान रस से दूर होते हुए अपने होठों पर निकल रहे खून को अंगूठे से पूछते हुए अपने लिपि को सहलाने लगता है। आर्या गुस्से से सामने वाले इंसान को उंगली दिखाते हुए कहती है, मिस्टर ओबेरॉय आपकी हिम्मत भी कैसे हो मुझे चुन्नी करो, ऊपर से किस करने की मेरे बिना परमिशन की। प्रधान एटीट्यूड से बोलना है, हिम्मत की बात तो आप मत कीजिए मिस मल्होत्रा, हिम्मत आपने मेरी देखी नहीं, और ऊपर से आपकी हिम्मत कैसे मेरा नाम इस आदमी के साथ जोड़ने की, मेरा भी कोई स्टैंडर्ड है आपकी तरह। गलती तो आपकी ही थी तो सजा भी तो आपको ही मिलेगी, कृष्णन ने बिना एक्सप्रेशन से आर्य से कहा। आर्या आई ब्रोच करके बोले, गलती की थी तो आप होते कौन हो, मेरी गलती बताओ, बिना सजा देने की रिश्तेदार तो हो नहीं। कृष्णन गाड़ी के बोनेट पर बैठते हुए बोला, नहीं है तो बन जाएंगे। आर्या गुस्से से बोले, नहीं है तो बन जाएंगे मतलब क्या, मेरा भाई बना है आपको तो सॉरी, उसके लिए आप कैपेबल नहीं है कि मेरे पास ऑलरेडी मेरे पास भाई है जो आपसे ज्यादा हैंडसम है, क्यूट एंड मैच्योर। कृष्णन गुस्से से बोला, यह क्या भाई बहन लगा रखा, इस दुनिया में और भी रिश्ते हैं, उससे थोड़ा दूर की सोचो जान। आर्या बोली, अगर और रिश्ते का मतलब आपको क्या गोद लेंगे मुझे तो सॉरी, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं आपकी बेटी बने में, क्योंकि मेरे पास एक बाप पहले जैसे मेरा दिमाग खराब कर रखा है, दूसरे शर्ट के लिए बाप की जरूरत नहीं है।
एक में 2 चुड़ैल लाकर रख दिया, दूसरा ने गोद लिया तो पता नहीं पूरे जहां की चुड़ैल मेरे पीछे पड़ गई। बस आपकी उम्र है क्या जो मुझे गॉड लेंगे? जवान है, शादी करके बच्चे पैदा कीजिए, ना कि मुझे गॉड लीजिए। कीर्तन गुस्से से बोलो, शट अप पागल लड़की, एक बार तुम्हारी माँ से जरूर मिलकर पूछना चाहूंगा इस पागल को क्या खाकर पैदा किया था। आर्य कृतन की बातों का जवाब देते हो टपकक से बोली, जो भी खाकर पैदा किया था वह आप खाकर बच्चे पैदा थोड़ी कर सकते हो, क्योंकि वह ह्यूमन प्रोसेसर सिर्फ लड़कियों में होते, आदमियों में नहीं। कृतन बेशर्मी से बोला कि मैंने कब का मैं पैदा करूंगा, उसके लिए तुम होना जान। आर्य बोली, मैं कोई सरोगेट मदर नहीं है जो आपके बच्चे पैदा करके दो, इतना शौक अपना बच्चा पैदा करने के सामने खड़ा नहीं। इंसान मृत्युंजय की तरफ इशारा करते हुए बोले, इसके साथ पैदा कर लो जाकर। कृतन गुस्सा होते बोला, जान क्या बात पागल कर रही हो, इससे अच्छा मैं कुंवारा ना मर जाऊं। आर्य के गुस्से से बोले, तो क्या मैं तुम्हें शमशान छोड़ कर रहा हूं मरने के बाद? कृतन आर्या को इस बार अपने करीब खींचते हुए बोला, पागल लड़की, लोग जैसे शादी करके बच्चे पैदा करते हैं, मैं उसे वाले बड़े में बात कर रहा हूँ। आर्या बोल, तो जिसे शादी करके बच्चा पैदा किया तो उसे जाकर पूछो ना, तो मुझे क्यों बता रहे हो, मुझे थोड़ी पता होगा बच्चे कैसे पैदा होते हैं, जाकर खरीदो पूछ तो मुझे ऐसे रोज ऐसे में हर साल शादी करके बच्चे पैदा करते हो। आर्य ने मुंह बनाते हुए कहा। कृतन अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए आगे से प्यार से कहा, जान तुमने फिजिक्स नहीं पढ़ी? आर्यन मासूमी से कहा, पढ़ी है, मगर एक बार कुछ समझ में नहीं आया तो फिर बंद कर दी। कृतन ने पूछा, क्यों बंद कर दी? जान क्यों समझ में नहीं आया? क्या समझ में नहीं आया जो मेरे जाने फिजिक्स से पढ़ना बंद कर दिया, इतना मीन चैप्टर उसका। आर्य प्रधान कैसे सवाल पूछने से झूलते बोली, मुझे क्या पता क्यों बंद कर दे, जिससे बनाई होगी उसने भी अपने बनाने के बाद पढ़ना बंद कर दिया होगा, तो मैं भी कर दिया। मुझे जब समझ में नहीं आए जाकर उससे पूछो जिसने बनाया उसने पढ़ाई कि नहीं। इतनी कैसे कैसे किताब बना देते हैं, अजीब अजीब चित्र बने रहते हैं। इससे अच्छा तो हमारी कार्टून सीरीज होते, उसके चित्र तो समझ में आते हैं, मगर इसके तो कर से ऊपर जाते हैं मेरे। तभी मृत्युंजय का गुस्सा आ रहा था। कृतन और आर्य की बातों से उसका पाल हाय हो गया। उसने गुस्से से आकर प्रधान को आरएसएस दूर किया और प्रधान के मुंह पर एक जोरदार पंच भी। मृत्युंजय का गुस्सा आ गया किरदार और आर्य की बातों से उसका पाल हाई हो गया। उसने गुस्से से आकर कृतन को आर्या दूर किया और कृतन के मुंह पर एक जोरदार पंच दे मारा। जहां पर कृतन का फेस थोड़ी देर पहले नॉर्मल था वहां गुस्से से काला पड़ गया। वह झुका हुआ था। तभी मृत्युंजय उसका कॉलर पड़कर ऊपर अपने सामने उसका फेस करके बोला, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे उसके इतने करीब जाने की? मिस्टर ओबेरॉय कभी गुस्सा आ गया। उसने आपको होते हुए मृत्युंजय के मुंह पर एक जोरदार पंच मारा। तभी मृत्युंजय कुछ करता तभी आए उसे बीच में रोकने हैं। बोली, तुम उसे क्यों मारो, मुझे पता है तुम्हें बुरा लगा, उसने मेरे तुम्हारी जगह मुझे किसकी कोई बात नहीं, तुम्हें भी कर दे। दोनों एक साथ गुस्से से बोले, जस्ट शट अप आर्या। अरे गुस्सा होते बोले, क्या जस्ट शट अप करते रहते हो तुम दोनों, इतना ही गुस्सा आता है तो मेरे पास आते ही क्यों हो? मृत्युंजय, मुझे बोलते क्योंकि हम गधे और भैंस है ना, जो बोलते हैं बैल मुझे मारा। आर्या आंखों में चमकने में तुम मृत्युंजय से पूछती है, तुम में से गधा और भैंस कौन है? मृत्युंजय अपने बालों को खींचते हुए कहता है, तुमसे बोलना भैंस के आगे बीन बजाना जैसा है। आर्य गुस्से से बोल, तुम्हें इतना भी नहीं पता भी तुम बिन सांप के आगे बजाते भैंस के आगे नहीं। मृत्युंजय फ्रस्ट्रेटेड होकर बोला, चुप हो जा मेरी माँ। आर्य मुंह बनाते हुए, मैंने अंकल से शादी कब करे, मैं तुम्हारी माँ कब बन गई? मृत्युंजय, मैंने माना कि मैं तुमसे शादी करने के लिए मना कर दिया, मगर तुम इस बात से इतना सदमा नहीं हो जाओ तुम्हें यह भी समझ में ना आए कि तुम क्या बोल रहे हो, पागल इंसान, वरना तुम्हें पागल समझ के कोई पागल खाने भेज देगा। वही कृतन भी आने की बातों से फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था। मन में बोलो, जान तुम इतनी मासूम हो, यह मेरे लिए कोई एंटीक पिस्ट ढूंढा गया है। पंकज अपनी लेडी बॉस को देखते हुए खुश होते हुए अपने करने में बोला, अब मजा आएगा बसस को, जब कोई किसी को परेशान करता तो कैसा लगता है, अब उन्हें समझा में आएगा। भगवान आज मेरी प्रार्थना सुन ली, जो आप जैसी लेडी बॉस भेज दी जुल्म आदमी से बचाने के लिए हम सबको। वहीं जैसे पंकज की मां की बात मिस्टर ओबेरॉय ने सुन ली, वह उसे घूरते हुए देखा रहे थे जैसे मॉर्निंग दे रहा हूं, अगर तुमने अपना मुंह बंद नहीं किया तो इससे आप ज्यादा तुम जलोग। वहीं पंकज तकपक ने अपनी लेडी बॉस को देख रहा था। वहीं आर्य को अपने ऊपर किसी की नजरों की तफिश महसूस हुई तो उसने चारों ओर अपनी नजरें घुमाकर देखा तो सब उसे ही घर रहे थे, मगर जब पंकज की ओर देखा तो कुछ ज्यादा ही घर रहा था, तो उसने पंकज को देखते हुए कहा, मैं बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हूं ना। पंकज जैसे आर की आवाज में कोई गया, उसने अपना सर हमें हिलाया। वही पंकज का हाथ देखकर किरदार और मृत्युंजय गुस्से से उसे गुस्से से घूरती हुई नजरें खुद पर महसूस करते हुए पंकज ने आसपास देखा, अपनी बॉस की ऐसी नजरों के साथ हो तो डर ही गया भाई। जब उसकी नजर मृत्युंजय पर पड़ी तो अपने मन में बोला, बॉस का तो समझ में आता है, यह मुझे क्यों घर है। जब उसे कुछ समझ में आए तो अपने मन में बोला, आजकल खूबसूरती के पीछे भी कंपटीशन है। क्लब में जहां सभी जगह से और शराब बता, मैं एक जगह सबसे शांत जगह थी, उसे कोनी में एक आदमी बैठा था जिसने बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव 3 पीस सूट पहनो तो व्हाइट कलर का, जिसकी उम्र करीब 30 साल की थी। वह दिखने में जितना हैंडसम था उतना ही ज्यादा खतरनाक। उसके सामने उसका बिजनेस पार्टनर बैठा हो तो उसके बगल में एक लड़की बैठी हुई थी जिसे ऑरेंज कलर की शॉर्ट ड्रेस पहनी थी, मगर उसमें हॉट से ज्यादा वह चुड़ैल लग रही थी। वह अपने बगल में बैठे हुए लड़के को देख रही थी, तड़ रही थी। एक तरह से बोला जाए तो वही वह लड़का उसे पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। वह अपने असिस्टेंट धीरज को बुलाता है तो धीरज अपने बॉस के पास जाते हुए रिस्पेक्ट से बोलता है, जी सर। सामने कोई और नहीं अभिमन्यु बैठा था, आर्य का भाई। अभिमन्यु गुस्से से बोलना है, मैं यहाँ लोगों को मेरी शक्ल देखने के लिए, लता एम्प्लॉयर को कम करने के लिए, लता हो तो उसके लिए लाया हूँ, तो वही काम किया जाए ना कि मेरे साथ बैठकर अपनी औकात भूल दी जाती है लोगों की। अभिमन्यु की बातों को मतलब अच्छे से समझा गई थी, फिर भी वह टच से मस्त है। वही धीरज तो उसे पर हंसी आ रही थी, इतनी सबके सामने बेइज्जती से। साशा को वहां से हिलता हुआ ना देख अभिमन्यु का गुस्सा बढ़ता हुआ जा रहा था। मैं अभिमन्यु का गुस्सा बढ़ता हुआ, धीरज मां में बोलना है, इस पागल लड़की के चक्कर में किसी की शामत आएगी। वह फिर अपना गला साफ करते हुए, मिस सासा आपको यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपका कोई काम नहीं है, आप अपना काम कीजिए जाकर, यहाँ पर सिर्फ बस और हमारा काम है, आपको यहाँ रुकने की जरूरत नहीं, आप चाहे तो होटल जा सकती है, मैं यहाँ पर हूँ, बस को जरूरत थी तो मैं उनकी मदद कर दूंगा, मेरा यह काम है क्योंकि मैं उनका असिस्टेंट हूँ। साशा गुस्से से बोली, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, समझ में नहीं आई बात तो मैं अभिमन्यु के साथ ही रहूंगी है। पर तभी किसी ने शासन का बालों को अपने हाथों की मुट्ठी में पड़ा, जिसे ससा की चीख निकाल गई। सबने पीछे देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि पीछे एक नाजुक सी लड़की खड़ी हुई थी, दिखाने में काफी खूबसूरत थी। वही अभिमन्यु ने शासन के साथ खड़ी हुई लड़की को एक नजर देखा, फिर अपनी नजर से फिर तेरे सामने देखा, जहां पर उसे लड़की को ही सभी घर रहे थे। यह देखकर उसने अपने हाथों की मुट्ठी बनाई, फिर एक नजर सबको देखते हुए कोड वॉइस में बोला, अपनी नजरों को नीचे रखो वरना अगली बार किसी को देखने लायक नहीं बचोगे। सामने फॉरेन क्लाइंट बैठे हुए थे जो कि क्लबों के मालिक थे। वह सभी देशों से लड़कियों को लाकर अपने साथ क्लब ले जाकर डांसर बना दिया जाता था। सबको एक मनोरंजन के तौर पर उसे किया जाता था, जो बड़े घर के और उनके क्लाइंट का मनोरंजन करते थे। मगर अभिमन्यु के होते हुए नहीं होता, तो जो लड़के अपनी मर्जी से कम करना चाहती थी, वही जो अपनी मर्जी से कम करती थी, उन्हें करने दिया जाता था, मगर जिन्हें जबरदस्ती लाया जाता उनकी नामो निशान मिटा दिया जाता था। धीरज वहां के सिचुएशन को समझते हुए सभी क्लाइंट को मीटिंग पोस्टपोन करने के बाद में आने को बोलना है। सभी क्लाइंट बात मानकर चले जाते, क्योंकि कोई भी अभिमन्यु के गुस्से का सामना नहीं करना चाहता था इस वक्त। साशा गुस्से से चिल्लाते हुए कहते, वह नहीं, क्या बदतमीजी है, छोड़ो मेरे बाल, मन अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। मोना
के सामने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहती है, मैं तो तुम्हारी मदद करी थी मगर तुम तो गुस्सा कर रही हो, देखो तुम्हारे बाल में क्या फंसा हुआ है, अगर मैं तुम्हारे बालों को नहीं पड़ा होता तो भी तुम्हारी कपड़े खराब हो जाती है। कहते हुए धीरज को अपने पास में लगे रहते, भाई इन्हें वॉशरूम ले जाकर थोड़ा साफ करवा के लिए, वरना क्लाइंट के सामने मिस्टर मल्होत्रा की क्या इज्जत रह जाती। यह कहते हुए मोना सासा का बाल छोड़ देती है। धीरज कहता है, हम चाचा तुम्हारे बाल में देखो क्या लगा हुआ है, जाकर अपने कपड़े और अपने बाल को साफ करके आओ, देखो तुम्हारे कपड़े और बाल दोनों खराब हो गई है, मेरे साथ चलो मैं तुम्हें क्लब में रूम दिखा देता हूँ। साशा मोना से पूछते, तुम यहाँ क्यों आई हो, तुम्हें किसने बुलाया यहाँ पर। मोना ससा की बातों का जवाब देते हुए बोली, भजन करने आई हूँ। मोना के जवाब को सुनकर सासा गुस्से से बोली, क्या कोई कॉमेडी शो चल रहा है जो तुम मजाक कर रही हो। मोना लिसा से की बातों का जवाब देते हो, क्या मैंने कब खाया कॉमेडी शो चल रहा है, तुम ही जोकर वाले सवाल कर रही हो। जब तुम यहाँ पर एक मामले एम्प्लॉयर होकर आ सकते हो, मैं तो कंपनी की मैनेजर हूँ, तो मेरा तो आना बनता है ना, यहाँ पर इतनी बड़ा से सवाल तुम्हें समझ में नहीं आता। सासा को ले जाते हुए धीरज पीछे मोना की तरफ मुड़ के देखा है, जब मोना उसे थम्स अप का इशारा कर रही थी वही मोना और धीरज के इशारे बाजी वही रिव्यू से देख रहा होता है, मगर उसे यह उम्मीद नहीं थी कि वह नहीं आएगी। सासा और धीरज के जाने के बाद मोना अभिमन्यु के सामने की खड़ी हो जाती है। मोना को इग्नोर करते हुए अभिमन्यु अपने सामने पड़ी हुई रेड वाइन उठाते हुए पीने लगता है। वह अपने आप को इग्नोर होता हुआ देख गुस्से से कहती है, क्या दिखाई नहीं देता इंसान खड़ा हुआ। मोना की बातों को सुनने के बाद अभिमन्यु कठोरोलॉजी में कहता है, सुनाई देता है मगर वह इंसान अब दिखाई नहीं देता जिससे मेरी परवाह न हो। मोना अभिमन्यु से पूछते, तुम गुस्सा हो। अभिमन्यु गुस्सा होते हुए कहते, तो मैं इसे क्या मतलब, तुम्हें जरूरत नहीं है ना ही तुम्हें मेरी फीलिंग के बारे में पूछने की, मैं खुश हूँ या गुस्सा हूँ। मोना अभिमन्यु के पास घुटनों के बाल बैठते हुए अपने कानों को पढ़ते हुए कहते, सॉरी मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया ना, मेरी वजह से तुम आज तब यह सब सहना पाना, सॉरी अब मैं ऐसा नहीं करूंगी। अभिमन्यु मोना की तरफ से अपना मुंह फेरते हुए का, सॉरी की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें माफ किया मगर अब मैं दोबारा मौका नहीं दूंगा तो मैं खुद को दर्द देने का, क्योंकि मैं जानता तुम्हारी पहली प्रायोरिटी मेरे से ज्यादा तुम्हारी फैमिली है और तुम अपनी फैमिली के लिए मुझे फिर से छोड़ कर जा सकती हो, इसलिए मैं वह मौका तुम्हें दूंगा ही नहीं। मोना उठाते हुए अभिमन्यु की गोदी में बैठे हो, कहीं मैंने गलती की मैं मानती हूँ, मगर मैं एमपी तो मैं छोड़कर नहीं जाऊंगी, चाहे मुझे अपनी फैमिली को छोड़ना पड़े। अभिमन्यु मुझे पता है वक्त आने पर तुम मुझे ही छोड़ोगी, चुनोगे अपनी फैमिली को, फैमिली के खुशियों की थी वही तुम्हारे लिए मैंने रखती है, ना कि मेरी खुशी, मेरा प्यार, मेरा दर्द। यह कहते हुए अभिमन्यु की आंखों में नमी के साथ थोड़े इमोशन थे जो कभी किसी को दिखाता नहीं था, मगर मोना के सामने आने पर उसके सामने शो हमेशा होते थे। मोना अभिमन्यु के फेस को देखकर समझ जाती है कि आज तक उसने अभिमन्यु को कितना दर्द दिया अपनी फैमिली की खुशियों के लिए, फिर भी उसे उसन का प्यार नहीं मिला। मोना अभिमन्यु का फेस अपनी तरफ करते हुए कहती है, मैंने जितने दर्द दिए हैं अब उन पर मरहम भी मैं लगाऊंगी। ये कहकर मोना अभिमन्यु के फोरहेड पर अपने होठों को रखकर उसे एक सॉफ्ट किस करती है। वही मोना के ऐसे प्यार करने से अभिमन्यु अपनी आंखें बंद कर लेता है। वही मोना फोरहेड के बाद अभिमन्यु के दोनों आंखों, फिर नोज, फिर दोनों गालों पर किस करती है। मोना का यूं खुद को प्यार करते देखा अभिमन्यु को अपने सारे दर्द आज मरहम लगाते हुए दिखे रहे थे। अचानक मोना को रुकते देख अभिमन्यु अपनी आंखें खोल मोना को देखा है, जैसे सवाल पूछ रहा हूँ कि क्यों रुक गई हो, मुझे और प्यार चाहिए। मोना उसको घर के देखे तो अभिमन्यु मोना को देखते हुए कहता है, तुम रुक क्यों गए, तुमने अभी एक जगह मुझे मरहम नहीं लगाया। मोना रुकते देखकर अभिमन्यु मोना से बोलता है, बेबी तुमने एक जगह तुम प्यार का मरहम लगाया ही नहीं। मोना सवाल पूछते, कहां पर। अभिमन्यु अपने होठों की तरफ इशारा करता है। मोना अपनी पलक शर्म से झुका लेती है, बेबी इन आंधों से ही मार डालोगी। मोना अभिमन्यु की बातों को सुनकर अपने होठों को अभिमन्यु के होठों पर रखकर किस करने की जगह कट रही थी। वहीं अभिमन्यु मोना के किस करने से जैसे शॉक हो गया, मगर जब उसने मना को खुद के होठों पर बात करता हुआ देखा तो समझ के कि उसकी बातें मोना को बुरी लगी। वह भी माना का कुछ ना कहता है, उसे जो करना था वह करने दे रहा था। कुछ देर में मोना को अपने होठों पर अभिमन्यु के खून का स्वाद आने लगा तो वह उसे दूर हुई और अभिमन्यु के देखने लगे। उसकी हॉट पूरे सोचे थे खून निकल रहा था। मोना अभिमन्यु को देखते हुए नाम आंखों से उसके खून को पूछते हुए कहती है, दर्द हो रहा है ना। अभिमन्यु स्माइल करके कहता है, नहीं तुमसे ज्यादा नहीं हो रहा, तुम्हें पता है ना तो मेरी आंखों में आंसू देखकर मुझे कितना दर्द होता है, फिर तुम क्यों अपनी आंखों में आंसू लाती हो। मोना रोटी हुए कहती है, तुम ही तो इश्क की वजह देते हो लाने की। मोना यह सब अभिमन्यु को कहते रोने लगती है। अभिमन्यु मोना को चुप करवाते कहता है, आप क्यों रो रही हो। मोना अभिमन्यु के हॉट को छोड़ते हुए कहती, खून निकल रहा है अभी भी। अभिमन्यु बोलना है, कोई बात नहीं, तुम्हारे प्यार का दिया और जख्म है, थोड़े दिन में ठीक हो जाएगा, अभी बैंडेज करूंगा। तो मोना कहते, नहीं रुको, अगर मैंने दिया है तो मैं ठीक करूंगी। यह कहते हुए मोना अभिमन्यु को होठों को अपने लिप्स के बीच में रखें करने लगते हैं। वहीं अभिमन्यु मुन्ना को देखते हुए अपने आगे बैंड करते हुए कहता है, उप्स जान लेकर मानेगी। अभिमन्यु भी होना के साथ उसकी किसने इन्वॉल्व होने लगता है। अभी वह दोनों अपने प्यार के पलों में जी रहे थे, तभी कोई वहां आता है और मोना को अभिमन्यु से दूर करते हुए एक चांटा उसके थप्पड़ फेस पर जड़ देता है। वही है, सब इतना जल्दी हुआ कि मोना खुद को संभाल नहीं पाया और वहां पर रखी टेबल से टक्कर आते हुए नीचे गिर गए, जिससे उसके माथे पर चोट आ गई। वही अभिमन्यु देखकर गुस्से से सामने वाले इंसान को देखा है, सामने कोई और लिसा, मोना की स्टेप सिस्टर। लिसा मोना के बाल को पड़ते हुए उसकी खड़ा करते हुए कहते, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे भी मेरे अभिमन्यु के करीब जाने के, तुम जैसी लड़कियों को ही औकात रहती है लोगों के बिस्तर पर जाने की, तुम मेरे अभिमन्यु को रिड्यूस करके उसके पास जाने की कोई यू बीच। यह कहते हो एक थप्पड़ और जड़ देते जिस मोना जमीन पर गिर जाती है। मोना थप्पड़ खाता हुए रनने लगती है, उसकी आंखों से झांझर आंसू बचाने लगते हैं। उसे लिसा की बातें खुद के दिल पर कंजर की तरह चुप रही थी, उसे ऐसा लगा था कोई उसका प्यार को गाली दे रहा है। मैं धीरज किसी काम से बाहर गया था, जब वह अंदर का नजारा देखा है तो वह मोना के पास आते हैं, उसे उठाते रहते हैं। मोना के माथे पर बाहरी खून को पहुंचने हुए, कितने मोना बच्चा तुम ठीक हो ना। पनिंग करते हुए धीरज से बोलते, भाई मैं वैसी नहीं हूँ, देखो ना कैसे निशा कह रही है, मैं अभिमन्यु को शेड्यूल करने की कोशिश करती हूँ। यह कहते कहते वह पानी करने लगते। धीरज उसे शांत करवाते हुए कहते, उन्होंने शांत हो जाओ बच्चा, तबियत खराब हो जाएगी। मैं अभिमन्यु मोना को पानी करते हुए देखा है तो उसे सीधा अपने गले लगाकर उसके बैक को सहलाते हुए कहता, शांत बेबी। लिसा अभिमन्यु के पास जाकर मोना उससे दूर करने को होती है कि तभी उसे अपने हाथों में दर्द होता है, क्योंकि अभिमन्यु ने उसका हाथ पकड़कर मोड़ दिया था। अभिमन्यु गुस्से से पागल हो रहा था, जिसे उसे सामने वाले इंसान के दर्द से फर्क नहीं पड़ता और खास तौर के उसे जिसे उसकी बेबी को दर्द पहुंचा। अभिमन्यु औरतें की रिस्पेक्ट करता था, मगर जब तक कोई उसके अपने को हार्म ना करे। अभिमन्यु गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, हो डेयर यू टच माय वुमेन, अपने गंदे हाथों से हिम्मत भी कैसे हुई उसे छूने की। यह कहते हैं अभिमन्यु लिसा को धक्का दे देता है। अभिमन्यु के धक्का देने से लिसा अपना बैलेंस संभल नहीं पाती और जाकर सीधा धीरज के कदमों में गिर जाती है। धीरज अपने कदमों में लिसा को गिरा हुआ देखे भी उसे 2 कदम दूर हो जाता है, उसे उठाने की कोशिश नहीं करता बल्कि उसे अजीब नजर से देखा है, जैसे कोई गंदी चीज उसके कदमों में आकर गिर गई हो। वही मोना जो यह सब देख रहे थे, उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी। लिसा जब मोना की स्माइल देखते तो गुस्से से पागल हो जाते हैं। मोना के पास जाकर गली देने लगती है, उसको करने के लिए उसके पास जाती है, करने के लिए तो मोन के अभिमन्यु को कस के पकड़कर उसके सीने में अपना चेहरा छुपा लेती है।
लिसा के वापस से मोना पर वर्क करने से अभिमन्यु गुस्से से पागल हो जाता है और धीरज को बोलते समय सामने से ले जाऊंगा मैं, इसके लिए अच्छा नहीं होगा। धीरज बाहर खड़े हुए बॉडीगार्ड को इशारा करता है अलीशा को ले जाने के लिए। मनीषा जब बॉडीगार्ड को अपने पास आते हुए देखे तो अभिमन्यु को चलाते हुए रहती है, मोना नाटक कर रही, अभिमन्यु तुम्हें मुझसे दूर करने के लिए, प्लीज इसकी बातों में मत आओ, यह सब इसका प्लान है तुम्हें मुझसे दूर करने के लिए। मोना रोती हुए लिसा से कहते हैं मैं कोई नाटक नहीं कर रही, तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो, तुमने पहले मैंने अभी को मुझे छीन फिर से यह सब करने आ गई। मोना अभिमन्यु की तरफ देखते हुए बहुत बुरी तरह रोती हुए कहते अभिमन्यु मैं कोई नाटक नहीं कर, देखो नहीं लिसा क्या कह रही है, सच्ची में तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, तुम तो मेरी बातों को विश्वास करो, मैं नाटक नहीं करी सच्ची। वही मोना की ऐसी हालत देखकर आप अभिमन्यु को खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि वह क्यों इस लिसा को अपने साथ लाया। मोना अभिमन्यु को कुछ ना बोलता देखा हुआ देख अभिमन्यु के पास टेबल में पड़े वहां की बोतल उठाकर तोड़ देते हो, तभी अभिमन्यु अपने होश में आता है आवाज सुनकर। नहीं माना अपने हाथों में कांच का टुकड़े हुए कहती है तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते इसलिए तभी तुम ऐसे करो, यह कहते हो अपनी हाथों से अपनी नस को काट लेती है। यह देखते हैं मोना की हरकत से अभिमन्यु घबराता है, उसके पास आकर अपना रुमाल निकालकर उसके हाथ में बंधते हो कहते तुम पागल हो, मैं तुम्हें भरोसा करते तुम ऐसे क्यों किया, अगर तुम्हें कुछ हुआ ना तुम्हारे परिवार के साथ तुम्हारी बहन को बर्बाद कर दूंगा। मोना बेहोश हो जाती है तो अभिमन्यु उसे अपने बड़ों में उठाकर वहां से निकाल जाता है होटल के लिए। कुछ भी देर में अभिमन्यु अपने होटल के रूम में पहुंचे जाता है, वहां पर डॉक्टरों की टीम खड़ी हुई थी। मोहन भी मैंने यहाँ पर पहुंचे के डॉक्टर को ऑर्डर देने वाली टोन में कहता है इन्हें कुछ भी हो जाए बचाना चाहिए, अगर इससे कुछ हुआ था तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं दुनिया में। मैं अभिमन्यु बाहर चला जाता है, अभिमन्यु बाहर चला जाता है। अभिमन्यु के बाहर जाते ही मोना अपनी आंखों कर सामने देखती है, सामने खड़े डॉक्टर को देखते हैं जो कि उसे ही देखकर स्माइल कर रहा था, वह भी स्माइल करती है। डॉक्टर से बोलना तुमने अच्छा नाटक किया। मोना कहते हैं अगर आर्य नहीं होती तो मैं सब कुछ नहीं कर पाती, वैसे आप जो आज मेरी मदद करने जा रहे हैं उसके लिए थैंक्स पहले से ही। वह डॉक्टर हंसते हुए कहते थैंक्स करने की कोई बात नहीं, आर्या मेरी फ्रेंड है और तुम उसकी होने वाली भाभी, तो इतना तो बनता ही है मेरा थोड़ा सा योगदान देने का उसकी फैमिली को जोड़ने के लिए। मोना रहती हाँ वह बहुत मेहनत कर रही है तो हमारा तो हक बनता है थोड़ी सा, अगर दर्द से भी लिया तो क्या। मैक्स कहते हैं तुम्हें पता है उसने ऐसा करने को क्यों काम होना रहती है, नहीं मुझे नहीं पता, बस इतना पता है कि आज कुछ होने करने वाली थी लिसा अभिमन्यु के शादी करने के लिए, जिसे अभिमन्यु सबसे दूर हो जाता है यहाँ तक कि मुझे भी हमेशा के लिए, इसलिए उसने यह सब करने को कहा, मगर कहा है तो कुछ जरूरी सोच कर कहा होगा। मैक्स कहते तो आगे की नौटंकी शुरू करें। मोना मुझे बुरा लगा रहा है, मुझे बुरा लग रहा है अभिमन्यु के साथ यह सब नाटक करने के लिए। उसे तसल्ली देते हुए कहता अगर कुछ अच्छा करने के लिए थोड़ा बड़ा भी करना पड़े तो कोई बुराई नहीं। वैसे यह तो बताओ यह सब प्लान कब की है, क्योंकि अगर अभी इतनी जल्दी बाहर गया ना तो तुम्हारे बॉयफ्रेंड को हम पर शक हो जाएगा। मोना मैक्स को आर्या और अपने प्लान के बारे में बताना शुरू करती है। फ्लैशबैक आर्या मोना कैब में, तो मोना आर्या से बोलते आर्या क्या मेरा आज जाना जरूरी है, मैं कल चल जाऊंगा, तुम्हें मेरी जरूरत होगी अपने प्लान के लिए। आर्या सीरियस होकर बोली मेरे प्लान के लिए आपका होना जरूरी नहीं है, मगर आपका भाई के पास जाना जरूरी है, वरना आप सब कुछ को देंगे अपना आज। मोना मतलब तुम्हारा क्या यार है, क्या होने वाला है आज अभिमन्यु के साथ। आर्या बोली अगर आप नहीं गई तो आपकी बहन कुछ ऐसा करके जिससे भाई को उनसे शादी करनी पड़े। मोना कहानी सुनते दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया, मगर अगले पल खुद को संभालते हो बोली ठीक है मैं आज ही जाऊंगी, क्योंकि मैं अभिमन्यु को खोना नहीं चाहती किसी भी कीमत पर। आर्य सरसों के बोले अगर खून नहीं चाहते जो मैं बोलूंगा आपको वह करना होगा, क्योंकि आपको पता है भाई आपसे नाराज है, तो इतनी जल्दी आपको अपने पास नहीं आने देंगे, क्योंकि आप जानती हो आपने फैमिली के लिए आपने उनको कितनी तकलीफ दिया, तो फिर से वह तकलीफ नहीं खेलना चाहेंगे, इसलिए आपको इतनी जल्दी पास नहीं आए, तो अगर आपकी बहन वह उनके पास जाने देगी नहीं। मोना बोली तो मैं क्या करूं अब आगे। आर्या चढ़ते हुए बोली बड़ी आप है, बताना मुझे है कि अपने बॉयफ्रेंड को कैसे काबू करना है, आपको शर्म नहीं आती, आपको यह सब पूछते भाभी बने वाले हो, मैं ही बताऊं मेरे भाई को कैसे काबू करना है आपको। मोना अपने होठों का पार्ट बनाते बोली बताओ ना, क्या मैं थोड़ी रोज ट्रेनिंग लेने जानी हूं कहीं। आर्य बोली सच्ची में आपको मैं बताऊं आप पागल हो क्या, यह नहीं पता कि रोमांस कैसे करते हैं, आपको जो कि यूट्यूब पर कोरियन मूवी देखी रोमांस कुट कुट के है, उसमें रोमांस से तो भाई मन जाएंगे, भाई रही आपकी बहन की बात तो उसके लिए दूसरा प्लान है भाई से दूर करने का। मोना क्यूरियस होते हुए बोली कौन सा प्लान जल्दी बताओ ना आर्या। आपको पता होगा भाई किसी को इतनी जल्दी भी ना मतलब कि खुद से दूर तो नहीं करते, तो आपको कुछ ऐसा करना होगा जिससे लिसा को भाई को दूर करना पड़े खुद से और अपनी कंपनी से, तभी आप अपने रिश्ते को बचाओगे और भाई को उसके जाल में से, वरना भाई को सकती हो। इसके लिए आपको खुद को थोड़ा डर या हट करना होगा, भाई के सामने ऐसा दिखाना होगा कि अलीशा के होते हुए आप इनसिक्योर फील करते हो। अभिमन्यु के लिए अपनी आंखों में प्यार लेते हुए मोना आर्या से बोली मैं कुछ भी करूं चाहे खुद को है क्यों ना करना पड़े, इस बार अभिमन्यु को अपने के लिए। फ्लैशबैक एंड। मैक्स चौंकते हुए बोला यह तो वक्त के साथ और डेंजरस हो गई है, लिटिल गर्ल इतना डेंजरस प्लान कौन बनाता है। मोना हंसते बोली डेंजरस तो था मगर कामयाब तो रहना, मगर आगे का काम तुम्हें करना है, मैक्स प्लीज मदद करना हमारी। मैक्स मोना को रिलैक्स करते वाला डोंट वरी आगे का मैं संभाल लूंगा, और वैसे भी मेरे अंदर बचपन से एक्टिंग का कीड़ा था जो पूरा नहीं होता मगर अब पूरा हो जाएगा। मैक्स मोना को बोलना है सो जाओ तुम और आकर मत खोलना, बेहोशी का नाटक करना है तुम्हें। मैक्स कमरे का दरवाजा खोल अभिमन्यु के अंदर बुलाता है। अभिमन्यु थोड़ा टाइम सोते हुए कहता कैसी है मोना, कैसी मेरी बेबी। मैक्स थोड़ा सीरियस होकर माना की तरफ देखते हुए कहता अभी तो ठीक है, मगर शायद उन्हें किसी बात को थोड़ा सा जमाना था, तभी वह अपनी जान तक देने के लिए उतारू हो गई है, तो आपको उनका ख्याल रखना होगा, शायद किसी वजह की इनसिक्योरिटी उनके मन में किसी के लिए अपने के लिए, अगर उनकी सिक्योरिटी दूर नहीं हुई तो शायद वह खुद को फिर हम कर ले। अभिमन्यु बोला कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। मैक्स बोला प्रॉब्लम तो नहीं मगर आगे हो सकते, शायद इनको बचपन से लोगों का प्यार और टेंशन नहीं मिला, तभी किसी को अपने को प्यार खोने से डर रही है, अगर ऐसे रहते हुए डिप्रेशन में जा सकती है। तो मेरा सजेशन है जितना हो सके खुश रखना इन्हें, और डिप्रेशन और किसी प्रॉब्लम इनके दिमाग पर हावी ना होने देना। यह मैंने कुछ दवाई लिखकर दे दिया, आप इतने टाइम टू टाइम इन्हें देते रहना। अभिमन्यु मैक्स को बोलना है थैंक यू डॉक्टर। मैक्स स्माइल करते हुए बोलते थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है भाई, अगर आप आपके भाई हो तो उसका भाई मेरा भी तो भाई, और आपकी मदद करके तो मुझे खुशी होगी। अभिमन्यु हंसते बोला हाँ ठीक है, अपना ध्यान रखना और कभी हमारे साथ इंडिया चलना रहे मिलकर, तुमसे बहुत खुश होगी। अभिमन्यु की बातों को सुन मैक्स मुस्कुराते हुए बोला बहुत जल्दी चलेंगे साथ में, उसे सरप्राइज दो देना है लिटिल गर्ल को। मैक्स एक नजर मोना को देखकर चला जाता है। मैक्स के जाने के बाद अभिमन्यु मोना के पास आकर उसका हाथों को पकड़कर बैठ जाता है, उसे देखते हुए कहता है तुमने ऐसा क्यों किया, आखिर तुम शायद मुझे खोने से डर रही है, तो मैं इसे बहुत जल्द दूर कर दूंगा। मोना अपनी आंखों को खोल धीरे धीरे अभिमन्यु को देखते हैं और अपनी नजर दूसरी तरफ फरल लेती है। मोना को नजर फिर तो देख अभिमन्यु उसका चेहरा अपनी तरफ करता है। अभिमन्यु थोड़ा गुस्सा करते हुए कहते गलती भी खुद करती और नजर भी मुझसे फेर रही हो। मोना अभिमन्यु को गिल्ट की वजह से गले लगाती है, तो अभी सोचता था उसके ऐसा बोलते से मोना रो रही है। अभिमन्यु मोना को शांत करने कहता है मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा, प्लीज शांत हो जाओ। मोना अभिमन्यु से दूर होते रहते जो मांगूंगा आज वह दोगे ना मुझे।
अभिमन्यु कहता है मुझे दूर जाने के अलावा कुछ भी मांग सकती हो, वह मैं जरूर दूंगा, चाहे तो तुम मेरी जान भी मांग सकती हो, मैं खुशी खुशी वह भी दे दूंगा, आखिर तुम्हारा ही तो हक है इस पर। मोना रोते हुए कहते जान नहीं, तुम्हारी जिंदगी चाहिए, वह भी साथ जिंदगी भर के लिए। अभिमन्यु मोना से पूछता है खाने का क्या मतलब। मोना हंसते बोलते हैं 7 जन्मों का साथ, 7 वचन। अभिमन्यु थोड़ा गुस्सा होते बोलने पहली मुझे समझ में नहीं आती, तुम्हें पता है ना, सीधा सीधा बोलो। मोना थोड़ा इमोशनल होकर भी मैंने उसे कहते हो तुम मुझसे शादी करोगी, अपनी बीवी बनोगे, बीवी के हक दोगे, अपनी जिंदगी में शामिल करोगे, हमारे फ्यूचर हमारी फैमिली बनाओगे, अपने नाम का सिंदूर मंगलसूत्र मुझे पहनाओगे। मोना अभिमन्यु को चुप होता हुआ देख कहते ठीक है, अगर तुम्हें मुझे शादी नहीं करनी तो मैं तुम्हें ज्यादा फोर्स नहीं करूंगी, खुद को तुम पर ठोकेंगे नहीं, मैं जानती हूँ रिश्ते को तोड़ के क्या अंजाम होता, आखिर मेरी मॉम के साथ भी तो यह हुआ, अगर तुम मेरी मॉम की वजह से कर रहे हो या मेरा तीर की वजह से तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यह कहते हैं उठकर जाने लगती है तो अभिमन्यु उसका हाथ पकड़ लेता है। अभिमन्यु मोना को बेड पर पड़ते हुए धक्का देकर उसके ऊपर आता है, उसके होठों पर रुठली किस करता है, उसे थोड़ी देर में दूर होते हैं, बोलना खबरदार जो ऐसी बात करें, हम शादी करेंगे, वह सुनते खुश हो जाती है और अभिमन्यु को गले लगा लेती है। मोना खुश होते बोले मगर हम शादी इंडिया में करेंगे या नहीं फैमिली के साथ, क्योंकि मुझे फैमिली भेजिए, फैमिली का प्यार भी जो मुझे बचपन से नहीं मिला। अभिमन्यु उसकी बात मानते हुए कुछ सोचता फिर कहता है ठीक है, हम इंडिया जाएंगे, वहीं पर शादी करेंगे फैमिली के साथ। सॉरी गाइस, अरे और बाकी सबका दिखाना पड़ेगा, ये रही मैं कैरेक्टर में, अगर उसके लिए बाकी कैरेक्टर को भी उसके आसपास लाना पड़ेगा, इसलिए अभी थोड़ी कहानी आने के साथ बाकियों की कहानी भी दिखाई जाएगी, क्योंकि इस कहानी में बहुत और ट्वीट है जिसके लिए बाकियों का साथ होना एक मजेदार कहानी बनाने के लिए बहुत जरूरी है, और मुझे थोड़ी हटके कहानी बनानी है तो सबका किरदार आर्य के पास करना है। अगर आपको आज ही आर्य और मृत्युंजय और कॉलेज का ड्रामा देखना है आगे का तो मुझे कमेंट कर दीजिए, कम से कम 20 से ऊपर तो मुझे कमेंट आने चाहिए, सबके गैस और लाइक तो ऐसे भर दीजिए ताकि मैं मजबूर हो जाऊं अगले का चैप्टर डालने के लिए, और कल मेरा शायद सोमवार की पहली शिवरात्रि है तो मेरा फास्टर रहेगा, तो मैं आज ही कोशिश करूंगी चैप्टर डल दूंगा, लाइक कमेंट आए होंगे तो, वरना आपको परस